दोस्तों, कर्म क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हो? आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियां देंगे, वहीं आपके बुरे कर्म आपको दुखी देंगे और आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन मैंने कर्मों के बारे में ये भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर ये कर्मों का सारा खेल क्या है? ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्कर आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम फिर वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि आखिर कर्मों का खेल क्या है, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत बड़ा नाम था। फिर एक दिन उसे पुत्र हुआ। उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम मनीष रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसका पुत्र मनीष भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, हाथ बटाते देख बहुत प्रसन्न हुआ। फिर व्यापारी ने अपने पुत्र मनीष का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। मनीष शादी होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही मनीष में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे मनीष को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। मनीष ना तो अपने घर रहता और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय निकल रहा था। समय के साथ मनीष के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और मनीष तब व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात, वो तो उनको उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। मनीष के पिता ने मनीष को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया, देखो मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन मनीष ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी मनीष को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। उसको जरा सा भी दुख नहीं था। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो मनीष पहले से भी ज्यादा दिन रात जुआ खेलने लगा। मनीष जुआ खेलकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिसके कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। मनीष की माँ ने भी मनीष को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो भी थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हो। और वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। मनीष अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। उसे कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता था। मनीष अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। मनीष के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही ना होता। धीरे धीरे मनीष का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हो गया जब मनीष के पास कुछ भी नहीं बचा।
जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब मनीष की माँ ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत बुरा आघात लगा था, लेकिन मनीष को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। मनीष का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। मनीष तो व्यापारी का बेटा था, तो उसे किसी ने भी दान देने से मना नहीं किया, लेकिन मनीष ने तो वो धन भी जुआ खेलने में नष्ट कर दिया। अब मनीष के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। मनीष की हालत ऐसी हो गई थी, अब उसके पास ना तो खाना था खाने को और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको अभी ये पता चल चुका था कि मनीष अब कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब मनीष किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय वो भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन मनीष की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। मनीष का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है, अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब मनीष के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको मनीष पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उसने ना ही मनीष को कुछ कहा और ना कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर वो अपने घर चले गए। जब मनीष घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए। ये देखकर मनीष बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, न बीवी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। मनीष अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब मनीष को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं ही था। वो अपने ही आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा और अब मैं मेहनत करूंगा, अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर मनीष अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं इज्जत को नहीं गंवा सकता हूँ। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं, वो नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा। पर अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। मनीष ने निश्चय किया कि वो सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर निकाल लूं। ये सब सोचकर मनीष उस कपड़े की दुकान के बाहर सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर मनीष को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। मनीष भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी मनीष ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है।
उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। मनीष को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। मनीष ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के भीतर झांका। उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर मनीष ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। मनीष की पत्नी उसी वक्त से कह रही थी कि मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर मनीष की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वो युवक बोला कि अब मुझे करना क्या चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर मनीष की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर मनीष को गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोचकर मनीष तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है। उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद मनीष अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है और उसके घर आकर उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम मुझे ये अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मनीष तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर मनीष मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वो वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर मनीष ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई आई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वो भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे मनीष का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर मनीष पर पड़ती है। सेठ ने मनीष को देखकर ये सोचा कि ये युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ उस युवक के पास आया और मनीष के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मनीष ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी मनीष से करवा दी
अब मनीष के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। मनीष अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहा था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर मनीष की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले और कोयले से भरे घड़ों को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को मनीष की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से और छिन गई और इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी मनीष की पत्नी को सबक सिखाएगा। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि चांडाल, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले निकले हैं, कोयले। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। मनीष की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब अगर वो अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत के जिम्मेदार वो खुद ही थी। अब वो जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर मनीष ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो उसका परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठा पूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है, परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा दोस्तों, जब तक मनीष बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसको उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म अपनाए। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव जीवन हितकारी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द बुद्धा शो की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।